Hello everyone, welcome to our channel The Legal Amigos. So today we'll be starting with our new topic, that is fundamental rights. So fundamental rights will be divided in two parts. In the first video जो हम cover करेंगे that will be article 12 to article 22 और हमारी next video में हम cover करेंगे article 23 to article 35. और गाइज अगर आपको हमारे पहले वाले वीडियोस देखने हैं जो कि हैं प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरीज और सिटीजनशिप, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको इन सारे टॉपिक की डिटेल नोट्स चाहिए तो उसकी भी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाते रहें. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो है फंडामेंटल राइट्स. सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में बोला जाता है बिल्स ऑफ राइट्स. इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं बेसिक राइट्स और इंडिया में हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स ऐसा कोई टर्म नहीं था, पहले हम बोलते थे मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा इंडिया का पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को राइट्स से रिलेटेड था. और इसके बाद जो हमारे इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली, जो फंडामेंटल राइट्स बनाने की इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं वहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली फंडामेंटल राइट्स को बनाने की. तो अगर हम बात करें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल से ओरिजिनेटेड है. चलिए अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम. फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है और सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में डिस्क्राइब्ड है. अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं और एग्जिस्टेंस इन डिग्निफाइड मैनर. ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं. अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? जो स्टेट के पास जो अनलिमिटेड पावर होती है उनको चेक करता है. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हम सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्स कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम इन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स है जो वो एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड है. और हम फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एक ही टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं, वो है इमरजेंसी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. सिर्फ दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते किसी भी कंडीशन पे, वो है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. चलिए तो क्या है कि ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे. तो ओरिजिनली 7 थे, उसके बाद क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट था जो 1978 का, उससे राइट ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक फंडामेंटल राइट्स था उसको डिलीट करके आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डाल दिया गया. अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की. हम सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की. आर्टिकल 12 स्टेट की बात करता है. आर्टिकल 12 में ये दिया गया है कि किस किस चीज को हम स्टेट के अंदर डिफाइन करेंगे. इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है. अब जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पर ही अप्लाई होगी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, सिर्फ उसके लिए हम आर्टिकल 12 वाली स्टेट की डेफिनेशन को वैलिड मानेंगे. आर्टिकल 36 में भी एक स्टेट की डेफिनेशन दी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे अप्लाई करता है. चलिए अब जो है स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज. अब ये अदर लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो
तो अदर लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं? देखिए इसमें जो पहला, इसमें 2 बार लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो पहला जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो है यूनियन के लिए, सेंटर के लिए, और दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो है स्टेट के लिए। वो डिफाइन करता है स्टेट को, जो स्टेट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनको डिफाइन करता है। चलिए अब देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम कुछ केस लॉ से डील करेंगे। सबसे पहला केस लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता बस। इसमें एक डॉक्ट्रिन सामने आई, एक मैगजीन सामने आई जो है इजस्टिम जेनेरिस। इसमें क्या है कि द अथॉरिटी विच आर सोवरेन और परफॉर्म गवर्नमेंटल फंक्शंस, मतलब स्टेट के अंदर वो अथॉरिटीज आएंगी जो कि सोवरेन है और गवर्नमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेकेंड केस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज वर्सेस मोहनलाल। इसमें ऐसी चीजें आएंगी स्टेट के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई हैं या किसी स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई गई हैं। नेक्स्ट है सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसमें वो सारी स्टैट्यूटरी, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि सारे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे कि LIC, ONGC, IFC, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है RD शेट्टी वर्सेस IAA। इसमें क्या बताया है कि जो भी एजेंसी हैं, जो भी एजेंसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, वो सब भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करेंगी। नेक्स्ट है अजय हासिफ वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट डिफाइन किया कि जो चीजें इन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगी वो सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एंटिटी है जिसका जो एंटायर शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास है, या फिर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका पूरा जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास है, और वो क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल। वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करते हैं, और उनका स्टेट क्या है, मोनोपोली स्टेट है। तो वो सारी ऐसी जो सारी चीजें होंगी वो किसके अंदर फॉल करेंगी, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आएंगी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बताया गया था कि जो भारत पेट्रोलियम है वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन था कि जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए ये केस लॉ है प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमीशन। इसमें क्या बोला गया कि जुडिशरी व्हेन एक्सरसाइज रूल मेकिंग पावर, जुडिशरी जब भी अपने रूल मेकिंग पावर को एक्सरसाइज कर रही होगी उस टाइम जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करेगी। नेक्स्ट केस है AR एंतोले वर्सेस RS नायक। इस केस में ये बताया गया कि कोर्ट कोई भी ऐसी डायरेक्शंस इशू नहीं कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो या जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हो। स्टेट कोई भी जुडिशरी जब अपने नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तब वो स्टेट होगा, मतलब जैसे कि रूल मेकिंग पावर या कोई और ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रही हो जो कि नॉन जुडिशियल हो, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। बट जब वो अपने नॉन जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, जब वो अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, तब वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। तो आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। और ये आर्टिकल 13 क्यों डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 13 क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है लेजिस्लेशन की पावर्स पे। लेजिस्लेशन की पावर्स पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए आर्टिकल 13 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आर्टिकल 13 में दो डॉक्ट्रिन्स मेंशन्ड हैं। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलती है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है या वॉयलेटिव है किसी भी फंडामेंटल राइट के, तो उस, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लेजिस्लेचर है, कोई भी एक लेजिस्लेशन है, उसका कोई एक पार्ट
वॉयलेट ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो हम पूरे के पूरे लॉ को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उतने पार्ट को ओवर शैडो कर देंगे, मतलब उतने पार्ट को हम छुपा देंगे कुछ टाइम के लिए। और जब फिर कोई और अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो इनकंसिस्टेंसी ओवर हो जाएगी, तो वो जो पार्ट जो हमने ओवर शैडो किया था वो दोबारा इन प्रैक्टिस आ जाएगा, मतलब वो दोबारा प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसी के ऊपर एक केस लॉ है, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या बताया था, इसमें भी वही बात बताई गई थी कि कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उसको ओवर शैडो कर दिया जाएगा, और जब वो इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी किसी अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो दोबारा से फोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी पार्ट किसी भी लेजिस्लेशन का अगर वॉयलेटिव है, तो उसको हम उस जगह से सेपरेट कर देंगे और बाकी पूरा का पूरा पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें भी एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें क्या बताया गया था कि सेक्शन 8 जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 8 था, वो इनवैलिड, वो क्या कर रहा था, वॉयलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को। तो उतने सेक्शन को उस पूरे एक्ट में से इनवैलिड कर दिया गया, ना कि पूरे एक्ट को खत्म कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल 13 में दो चीजें आती हैं, एक होता है जुडिशियल रिव्यू का पावर और एक होता है आर्टिकल 368 जो कि हमने पढ़ा था कि जो कि स्टेट को, पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुआ है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी कुछ केस लॉज हैं। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये था कि आर्टिकल 368 में जैसे कि कहा गया है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं। सेकंड केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जो कि वॉयलेटिव हो फंडामेंटल राइट्स के। अब नेक्स्ट केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में एक बैलेंस स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। अब बात करते हैं हम राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में डिफाइंड है। अब इक्वालिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इक्वालिटी को। एक जो कि अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करती है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा जो पार्ट है वो इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करता है। वो ये बोलता है कि सबको ही जो है इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि, देखिए, पहला जो है वो बोलता है प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है, और दूसरा क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करता है। तो जो प्रोहिबिशन वाली डिमांड है, प्रोहिबिशन वाला जो है वो नेगेटिव है, और जो डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट है दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका ये मतलब है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मान लीजिए कोई इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो कि किसी और प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट करेंगे। मतलब कि ये होता है कि एक अगर 14 इयर्स का किड है और दूसरा भी 14 इयर्स का किड है, तो उन दोनों को हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि हम इसमें ये बात कर रहे हैं
कि 14 ईयर्स के बच्चे को और 40 ईयर्स के इंसान को दोनों को सेम ट्रीट करें, नहीं, जो सेम एज ग्रुप के या सेम पोजीशन पे लोग हैं उन सबको हमें सेम ट्रीट करना है। अब जो इसमें एक राइट टू इक्वालिटी में एक गोल्डन ट्राइंगल का रूल है जो बोलता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये तीनों गोल्डन ट्राइंगल है। इसका ये मतलब है अगर किसी का आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका आर्टिकल 19 भी इन्फ्रिंज होगा और आर्टिकल 21 भी इन्फ्रिंज होगा। सेम इन केस अगर किसी का आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसका आर्टिकल 14 और 21 दोनों इन्फ्रिंज होंगे। चलिए अब इसमें हम ये जो केस लॉ है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी यही हुआ था कि उनका आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज किया जा रहा था तो ऑटोमेटिकली उनके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 भी इन्फ्रिंज हो रहे थे। ये अब एक केस लॉ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें कोर्ट ने दो डॉक्ट्रिन्स दी थी जो कि जिन्हें हम ओल्ड डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं आर्टिकल 14 की। इसमें दो डॉक्ट्रिन्स क्या थी, इंटेलिजेंस डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स जो है वो ओल्ड डॉक्ट्रिन्स हैं। अब जो नेक्स्ट केस है EP रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें एक डॉक्ट्रिन दी गई दैट इज नोन एज न्यू डॉक्ट्रिन, दैट इज स्ट्राइक आउट आर्बिट्रेरीनेस। अब आर्टिकल 14 में सिर्फ हम दो टर्म्स याद रखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रोपाउंड रीजनेबलनेस। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसका ये मतलब है कि हम किसी भी इंसान के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भले वो एक गर्ल है या बॉय है, दे मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। भले वो उसका कलर कैसा भी है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, हम किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मतलब स्टेट किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन ऑल ऑफ दीज ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो दैट वैकेंसी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, दोनों को सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ कम्स टू आर्टिकल 17, abolition of untouchability and prohibition of its practice। पहले के टाइम पे हमारे जो इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे कि हमारा जो इंडिया था वो कास्ट सिस्टम्स में डिवाइडेड था। उसमें जो लोअर लेवल के पीपल थे दे वर नोन एज अनटचेबल्स। उनको हम अनटचेबिलिटी का बहुत उस टाइम पे बहुत वो महत्व था, बहुत अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा वो उसमें थी। नाउ अब इस टाइम पे आर्टिकल 17 मेनली इस बात पे फोकस करता है कि अनटचेबिलिटी कहीं से भी किसी के साथ भी प्रैक्टिस ना की जाए और इस प्रैक्टिस को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। जो हमारा पार्लियामेंट है या हमारा लेजिस्लेशन है वो लॉज बना सकता है टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, और अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 ये बोलता है कि सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया जाए। जैसे ये राजा, महाराजा और ऐसे जितने भी टाइटल्स थे पहले, सारे के सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। सिर्फ दो फील्ड्स में टाइटल्स मिल सकते हैं, दैट इज मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये जो टाइटल्स होते हैं मिलिट्री के टाइटल्स होते हैं। तो मिलिट्री और एकेडमिक्स में किसी भी इंसान को टाइटल्स दिए जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम डिफाइंड है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए गए हैं और उन 6 राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। वो 6 राइट्स कौन से हैं? ऑल दीज राइट्स आर रिलेटेड टू फ्रीडम। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, ये राइट जो है हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दिया हुआ है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट। नाउ राइट टू मूवमेंट इज हैज सम एक्सेप्शंस इंक्लूडेड विद इट, दैट इज कि हम लोग ट्राइबल एरियाज में ऐसे ही मूव नहीं कर सकते हैं। राइट टू रेसिडेंस ऑल्सो हैज दिस एक्सेप्शन एसोसिएटेड विद इट,
दैट इज कि हम ट्राइबल एरियाज में रिसाइड नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वही है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन बोला जाता है। इट हैज सम एक्सेप्शंस और सम टर्म्स एंड कंडीशंस। हम अपने मन से कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम तब तक एक डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक हमारे पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है या हम प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, that is protection in respect of conviction of offenses। इसमें क्या बताया गया है कि पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, प्रोटेक्शन हम ऐसे इंसान को देते हैं जो किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज हो। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो होती हैं। वी विल स्टडी दीज ऑल थ्रू केस लॉज। फर्स्ट है नंदिनी सिपेथी वर्सेस पीएल दानी। इसमें इसमें ये था कि ये जो नंदिनी सिपेथी हैं, इनने ये बोला था, इनको बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा था फॉर सम केस। कोई एक केस चल रहा था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाया जा रहा था पुलिस स्टेशन, और इनको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दी गई थी इन आंसर करने के लिए। तो इन्होंने जो है स्टेट से अपील करी फॉर प्रोटेक्शन कि इन्हें जो है प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन इसमें कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो प्रोटेक्शन की बात करी गई है वो प्रोटेक्शन एक अक्यूज्ड को दी जाती है जब उसे अननेसेसरी पुलिस हरासमेंट हो रहा हो, मतलब जब उसे अननेसेसरी पुलिस हरास कर रही हो। ठीक है। और दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन टू अ विटनेस। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट केस व्हिच इज एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया था एक्सप्रेशन का, टू बी अ विटनेस। विटनेस को काफी तरह के जो है प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, उसी के बारे में बात करी गई थी। अब अगर किसी को हम बोल रहे हैं कि कंपल्शन है किसी को अब एविडेंस देने के लिए अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो वो हम नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए, अब ये दो जो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी इंसान को हम फोर्स नहीं कर सकते टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर वो खुद से आके अपना जो भी है वो अपना रिकॉर्ड करवा रहा है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, दैट इज ओके। बट हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। और इस केस में उस इंसान को हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं अगर कोई भी उसे ये करने के लिए फोर्स कर रहा है, अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स कर रहा है। अब आर्टिकल 20 के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी को आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डिस्कस किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि नो पर्सन शेल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। हम किसी भी इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते हैं। इसी का एक सेम मैगजीम है, दैट इज निमो डिबिट बिस विक्सारी। इसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी इंसान को हम बिहाइंड द बार्स नहीं पहुंचा सकते ट्वाइस। एक ही ऑफेंस के लिए हम एक इंसान को एक ही बार पनिश कर सकते हैं। नाउ इसी से एसोसिएटेड वी हैव टू अदर डॉक्ट्रिन्स, दैट इज ऑट्रिफॉइस कन्विक्ट। पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। इसका मतलब ये होता है कि इंसान एक ऑफेंस के लिए ऑलरेडी एक बार पनिश किया जा चुका है। ऑट्रिफियस एक्विट इज पर्सन हैज बीन एक्विटेड ऑन द सेम चार्ज ऑन व्हिच ही इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। Now moving on to Article 21. तो Article 21 बोलता है no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। मतलब किसी भी इंसान से हम उसका राइट ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जो कि established by law है। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो ऑफेंडर होता है उसको ये पनिशमेंट दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो उस टाइम पे हम किसी का राइट टू लाइफ छीन नहीं रहे हैं, बल्कि दैट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम उस लॉ के अनुसार उस इंसान को पनिश कर रहे हैं। आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को हम किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं करते हैं। नाउ
इसमें एक टॉपिक है राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ जिंदा हैं। राइट टू लाइफ का ये मतलब है कि हम जो है एक अच्छा विद ह्यूमन डिग्निटी अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वी आर लिविंग अ गुड लाइफ। नाउ राइट टू लाइफ एक्सटेंड्स टू लाइवलीहुड। अब 1960 में एपेक्स कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 21 डज नॉट गारंटी राइट टू लाइवलीहुड। इसके बाद एक केस आया था संतराम केस, उसमें ये बोला गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में जो लाइफ वर्ड का यूज किया गया है उस एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता है, बल्कि जो ओगला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसमें ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि राइट टू लाइफ के अंदर से ही आया है, इसीलिए नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। अगर हमारी लाइफ है तो देयर मस्ट बी अ मीन्स ऑफ लिविंग, हमारे पास अपने रहने का एक मीन्स होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना ही चाहिए। नाउ अब ये एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि राइट टू लाइफ राइट टू डेथ भी इंक्लूड करता है क्या। पहले ऐसा था, काफ़ी सारे केसेस आए जिसमें ये बोला गया कि अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ भी होना चाहिए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि राइट टू लाइफ मस्ट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डेथ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ, बिकॉज डेथ एक नेगेटिव टर्म है। डेथ इज अ नेगेटिव टर्म जो कि एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल को हार्म कर सकता है, इसलिए राइट टू लाइफ विल नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ। एंड इवन हमें पता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस इन इंडिया। Now, Article 21 specifically says that no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to procedure established by law। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 21 में ये बोला गया है कि हर इंसान के पास राइट टू लाइफ है और वो हम उससे छीन नहीं सकते हैं जब तक कि स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स जो स्टैब्लिश्ड है लॉ में उसके अकॉर्डिंग ना हो वो। इसीलिए आर्टिकल 21 राइट टू डेथ इंक्लूड नहीं करता है। अब इसमें दो टर्म्स हैं, यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है पेनलेस किलिंग। अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि वेजिटेटिव कंडीशन में है। वेजिटेटिव कंडीशन मतलब कि आधा जिंदा एंड आधा मरा हुआ, मतलब इन अ स्टेट ऑफ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जब, तो एट दैट टाइम किसी इंसान को, बिकॉज ही कैन नॉट लिव प्रॉपर्ली एंड ही कैन नॉट डाई प्रॉपर्ली, और हम उसको कुछ सपोर्ट्स देके वी आर कीपिंग हिम अलाइव, तो उस केस में वी कैन गो विद द प्रोसीजर ऑफ यूथनेशिया। अब एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, जब हम किसी एक्ट के थ्रू एक डेथ को बुलाते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसे वेजिटेटिव कंडीशन में है कोई एक इंसान, और हम उसको दवाइयों के या पेन किलर्स के ओवरडोजेस दे के उसकी डेथ को बुला रहे हैं, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। Whereas passive euthanasia is something कि जहाँ पे हम कोई चीज स्किप करके किसी की डेथ को बुला रहे हैं। दैट इज, मान लीजिए कोई इंसान एक वेजिटेटिव कंडीशन में है और उसको हम अलाइव रखने के लिए कुछ सपोर्टिव इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो अगर हम वो सपोर्टिव इक्विपमेंट्स हटा देते हैं तो फिर भले वो इंसान जितने भी दिन अलाइव रहे, जितने भी दिन रहे, हमें लेकिन उसको किसी भी एक्ट के थ्रू नहीं डाई कराना है। हमें सिर्फ उसके जो भी हम उसको इसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर हिज लाइफ, हम सिर्फ वो सारे सपोर्टिंग जो है चीज़ें वो निकाल लेंगे एंड विल लीव दैट पर्सन टू अप टू हिज कंडीशन। नाउ देयर इज अ केस, ज्ञान गौर केस। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन यूथनेशिया एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड। यूथनेशिया इज नॉट अटेम्प्ट टू सुसाइड। नाउ अरुणा शानबाग केस में ये पहला केस था जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को पहली बार अलाउ किया था इंडिया में अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। और उसके बाद भी जो अरुणा शानबाग केस में जो विक्टिम था, जो ये उनके जो सपोर्टिंग जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब हटा दिए गए थे डॉक्टर के द्वारा, फिर भी वो काफ़ी साल तक
जिंदा रही थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. दैट इज नोन एज पैसिव यूथनेशिया. नाउ आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की. नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि अगर हम किसी भी इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस को याद रखने चाहिए. दैट इज ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड. हम पुलिस ने जिस इंसान को अरेस्ट किया है उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने चाहिए कि उस इंसान को किस किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है. सेकेंड इज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. जिस भी इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना इज कंपल्सरी. उसके बाद नॉट इन द केस ऑफ टेरर अगर कोई टेररिस्ट है तो उसको हम कुछ और दिन तक, दैट इज आई थिंक 7 days तक हम उनको डिटेंशन में रख सकते हैं. देन वी हैव टू प्रेजेंट दैट पर्सन टू इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट. नाउ एडवाइजरी बोर्ड. देन कम्स टू नाउ सो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 22 जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था फंडामेंटल राइट्स का. आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 35 तक हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. विल श्योरली कीप योर क्वेरीज और कीप योर डाउट्स इन माइंड.